आज का जो टॉपिक है हमारा वो है हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाएं। तो हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाएं जो पढ़ोगे वो प्यारे दोस्तों आज की जो डेट है 26/9/2025, ठीक है। सैटरडे को आमतौर पे आपकी क्लास नहीं होती, लेकिन आज क्लास इसलिए हुई है क्योंकि पिछले सप्ताह जो आपकी क्लास थी, ठीक है, उसको आप नहीं कर पाए थे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। इसके अंतर्गत प्यारे दोस्तों इससे पहले जो टॉपिक है वो आप पढ़ चुके हो, वर्तनी, ठीक है। उससे पहले आपने प्रत्यय, उपसर्ग, संधि और वर्णमाला, ये सारे टॉपिक आपने ग्रुप में कंप्लीट किए थे, तो वो आपका ग्रुप कंप्लीट हो गया था। आज बारी किसकी है हमारी? आज बारी है हम लिपि के बारे में जानेंगे, दूसरा हम भाषा परिवार के बारे में जानेंगे, इसके बारे में भाषा परिवार। इसके बाद में हम यहाँ पे भारतीय संविधान में हिंदी के बारे में जानेंगे, भारतीय संविधान में हिंदी। इसके बाद हम यहाँ मातृभाषा, राजभाषा, मानक भाषा और त्रिभाषा, इनके बारे में जानेंगे। फिर हम यहाँ भाषा, विभाषा, उपभाषा, बोली और उपबोली, इनसे आपके यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो यह तो प्यारे दोस्तों डायरेक्ट आपसे लिपि से क्वेश्चन पूछा जाएगा या फिर भाषा परिवार से। भारतीय संविधान में हिंदी, मातृभाषा, राजभाषा, मानक भाषा, त्रिभाषा, भाषा और इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है विभाषा, उपभाषा, बोली और उपबोली, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है जी। अब हो रही नहीं हुई मुझे ये भी नहीं पता, उधर मत जाइए। तो इसमें से प्यारे दोस्तों ये 5 अलग अलग सेक्शन हैं और इन 5 अलग अलग सेक्शनों में से आपके एग्जाम में यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 2 से लेके 3, हर शिफ्ट हर एग्जाम में 2 प्रश्न किसी न किसी रूप में यहाँ से आते ही हैं, ये आप ध्यान रखना है दोस्तों। और इसके साथ साथ इससे पहले जो आपने ग्रुप कंप्लीट किया है उसके अंदर बहुत ही प्यारे दोस्तों आपने अच्छे तरीके से, एक तो ग्रुप नंबर 1, ये जो ग्रुप नंबर 1 है ये आपने कंप्लीट कर लिया है, जिसके अंदर आपने वर्णमाला को, दूसरा आपने संधि को, तीसरा आपने उपसर्ग और चौथा आपने प्रत्यय और 5वां आपका वर्तनी, ठीक है। इनका जो रोल रहना है वो रोल होगा, आपको ध्यान रखना है यहाँ से 3 से लेके 5%। तो इस तरीके से प्रत्येक ग्रुप को लेके हम आगे बढ़ेंगे। 3 से 5 क्वेश्चंस आपके कहाँ से आने हैं? इन 5 टॉपिक से आने, मिनिमम 3 मैक्सिमम 5। दूसरा आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पे जो ये 5 सेक्शन है, आपका पहला ही सेक्शन है हिंदी व अन्य भारतीय भाषाएं, ठीक है। आज 26 तारीख है, ये आपको ध्यान रखना है। सैटरडे दिन शनिवार है और पिछले सप्ताह आपकी क्लासें नहीं हो पाई थी, ठीक है, थोड़ा सा टेक्निकल इशू था और साथ के साथ मैं भी थोड़ा कहीं चला गया था, तो ये आपको ध्यान रखना है, आपकी क्लासें कंटिन्यू होगी, ठीक है।
इसमें सबसे पहले प्यारे दोस्तों आपको ध्यान रखना है, हम यहाँ पे लिपि के बारे में पढ़ेंगे कि आखिरकार लिपि क्या है। अभी आपके कमेंट शो नहीं हो रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम आ गई। हाँ आ गए, कमेंट आपके शो हो रहे हैं, ठीक है। जी एक बार सारे बच्चे अगर यहाँ तक चीज़ें क्लियर समझ में आ गई है, ऑडियो वीडियो क्लियर है, तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए, ठीक है। हाँ मैथ की क्लास से संबंधित आप टेक्निकल जो है टीम है उससे बात करेंगे, यहाँ केवल हिंदी की बात करेंगे, ठीक है जी। अगर हिंदी में से संबंधित कोई भी समस्या आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। हाँ करवा देंगे, मैंने बताया कि ग्रुप के हिसाब से हम टॉपिक चलते हैं, जो टॉपिक नहीं हुए वो सारे के सारे टॉपिक आपके होंगे, उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है, वो काम मेरा है। जब लास्ट क्लास होगी आपके बैच में तो उस समय मैं बताऊंगा कब कौन सी क्लास आपको कराई गई, ठीक है, कौन कौन से टॉपिक आपके हो गए हैं, कौन से टॉपिक बचे और आने वाली क्लास आपकी कौन सी होगी, ठीक है जी। तो ये आपको ध्यान रखना। तो लिपि क्या है जी? लिखने का ढंग। तो हिंदी व अन्य भारतीय भाषा वाला हम टॉपिक करेंगे। लिपि किसे कह रहे हैं हम? लिपि कह रहे हैं लिखने का ढंग व तरीका, क्या कहलाता है? लिपि कहलाता है। ऐसे ही आपको ध्यान रखना है, बोली जो है वो बोलने का ढंग होता है, बोलने का तरीका क्या कहलाता है? बोली कहलाता है। इसके बाद भाषा, तो भाषा क्या कहलाएगी? भाव अभिव्यक्ति का माध्यम, भाव अभिव्यक्ति, जो हमारे विचार है, जो हमारे भाव है, उनको प्रकट करने का, भाव अभिव्यक्ति का जो माध्यम है, माध्यम वो कहलाती है भाषा। क्लियर? विभाषा क्या है जी? विभाषा है प्यारे दोस्तों किसी प्रांत में, किसी प्रांत या बड़े भूभाग पर, बड़े भूभाग पर प्रयुक्त भाषा, प्रयुक्त भाषा क्या कहलाता है? विभाषा, ठीक है जी। ये आपको ध्यान रखना है। उपभाषा क्या है जी? उपभाषा भाषा का क्षेत्रीय रूप, भाषा का क्षेत्रीय रूप, भाषा का क्षेत्रीय रूप, भाषा का क्षेत्र रूप जो राज्य के स्तर पर प्रयुक्त होता है, जो राज्य के स्तर पर प्रयुक्त होता है वो क्या कहलाता है? उपभाषा। इसके बाद क्या है जी? मातृभाषा, ठीक है। किसी व्यक्ति किसी व्यक्ति किसी व्यक्ति के परिवार, माता पिता तथा माता पिता की भाषा तथा प्राथमिक स्तर तथा प्राथमिक स्तर पर प्रयुक्त भाषा, ठीक है। तो वो क्या कहलाती है? मातृभाषा। तो ये आपको ध्यान रखना है। टेक्निकल टीम कुछ कमेंट कर रही है भाई, उसको जरूर पढ़ें सभी स्टूडेंट, ठीक है। ऐप क्लोज करके दोबारा से ज्वाइन करें। सभी बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, टेक्निकल टीम का मैसेज है कि दोबारा से आप बैक जाइए, एक बार अपनी क्लास को बंद कीजिए, दोबारा से ऐप को ओपन कीजिए और उसके साथ क्लास के साथ आप जुड़िए। कुछ टेक्निकल एरर है क्लास के अंदर, जिसकी वजह से सारे बच्चों की क्लास आपकी शो नहीं हो रही होगी, ठीक है। तो रिक्वेस्ट है, आपसे गुजारिश है, एक बार दोबारा से आप अपनी क्लास को बैक करिए, उसके बाद दोबारा से ऐप को खोलिए और अपनी क्लास को देखिए। तो प्यारे दोस्तों आपको ध्यान रखना है, लिपि जो है वो लिपि क्या है?
लिखने का ढंग है, और जो लिखने का ढंग है वो आपको ये ध्यान रखना है। यहाँ पर दोस्तों लिखने का ढंग, तरीका या शैली लिखने, और वो है देवनागरी की लिपि। हमने जो यहाँ चीजें लिखी है ये किस में लिखी है? देवनागरी में लिखी है, जिसको नागरी लिपि भी कहते हैं। देवनागरी लिपि है आपकी। इसके बाद बोलने का तरीका क्या बोली है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम प्यारे दोस्तों खड़ी बोली का प्रयोग करते हैं, तो खड़ी बोली अपने आप में क्या है? बोली है जो मेरठ के आसपास बोली जाती है। ठीक है। भाषा क्या है? भाव अभिव्यक्ति का माध्यम, और वो है हमारा भाव अभिव्यक्ति का माध्यम हिंदी। हम हिंदी में ही अपने भावों को अभिव्यक्त करते हैं। किसी प्रांत या बड़े भूभाग पर प्रयुक्त भाषा, जैसे पूर्वी भाषा होती है, पहाड़ी भाषा होती है, तो अपने आप में क्या है? जो पहाड़ी है वो अपने आप में क्या है प्यारे दोस्तों? ठीक है, या फिर पूर्वी है, तो वो क्या कहलाए? ये पहाड़ के जितने भी एरिया है, ये वो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड है, उसमें प्रयुक्त भाषा वो क्या कहलाई? विभाषा कहलाई। उपभाषा है भाषा का क्षेत्रीय रूप, जो राज्य के स्तर पर प्रयुक्त होता है, उसको क्या कहते हैं? उपभाषा। जैसे हम पश्चिमी हिंदी का प्रयोग करते हैं, और पश्चिमी हिंदी के अंदर 5 बोली आती है, तो वो पश्चिमी हिंदी क्या कहलाई आपकी प्यारे दोस्तों? उपभाषा। मातृभाषा, जो उत्तर भारत के लोग हैं उनकी मातृभाषा प्यारे दोस्तों हिंदी है, लेकिन दक्षिण भारत के जो लोग हैं उनकी मातृभाषा किसी की प्यारे दोस्तों आपको मलयालम है, जैसे केरल है, उड़ीसा, कर्नाटक के अंदर कन्नड़ है, तमिलनाडु के अंदर तमिल है। तो ये आपको ध्यान रखना है। 27 तारीख है आज। ठीक है, चलो जी 27 कर देते हैं। ठीक है, तो ये 26 नहीं है, आज कितनी तारीख है? 27 तारीख है। तो 27/9/2026 2025 की क्लास है। ठीक है जी। तो 2 से 3 क्वेश्चन की हम तैयारी कर रहे हैं। तो ये कुछ बेसिक जानकारी आपको देनी थी इससे रिलेटेड, कि लिपि, बोली, भाषा, विभाषा, उपभाषा और मातृभाषा में क्या अंतर है। किसी भी व्यक्ति की मातृभाषा अलग अलग हो सकती है, उसके माता की, पिता की, उसके परिवार की, जहाँ वो रहता है वहाँ जो भाषा प्रयुक्त होती है उसको क्या कहते हैं? मदर लैंग्वेज अर्थात मातृभाषा कहते हैं। ठीक है, इसके बाद प्यारे दोस्तों आखिरकार हम यहाँ पे कितने जो है लिपि का प्रयोग करते हैं, इस लिपि की क्या खासियत है, इसके बारे में हम जानेंगे, क्योंकि पहला क्वेश्चन आपका लिपि से बनता है। तो लिपि के अंतर्गत आपकी सबसे प्राचीन जो लिपि है वो है आपकी ब्राह्मी लिपि। कौन सी लिपि है? ब्राह्मी लिपि है। और ब्राह्मी लिपि की खासियत ये है, विश्व की सबसे प्राचीन लिपि है। क्या है जी? विश्व का संसार की, विश्व की विश्व की सबसे विश्व की सबसे प्राचीन विश्व की सबसे प्राचीन लिपि विश्व की सबसे प्राचीन लिपि क्या है आपकी? ब्राह्मी लिपि है। बाएं से दाईं ओर लिखी जाती है, बाएं से दाईं ओर, बाएं से दाईं ओर, बाएं से दाईं ओर लिखी जाती है। तो ये अपने आप में खुद में क्वेश्चंस हैं और खुद में आंसर है सभी स्टेटमेंट। देवनागरी की लिपि की जननी है। देवनागरी 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 की लिपि की देवनागरी लिपि की जननी है। तो देवनागरी की लिपि इसी से विकसित हुई, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी जो हमारी लिपि है उस लिपि का नाम है देवनागरी। क्या नाम है? देवनागरी लिपि। तो ये जो देवनागरी की लिपि है इसके अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर ब्राह्मी लिपि से विकसित हुई है। ब्राह्मी लिपि से विकसित हुई, ब्राह्मी लिपि से विकसित हुई। दूसरी, बाएं से दाईं ओर लिखी जाती है। जैसे मैं लिख रहा हूँ, राइट हैंड में पेन है और लिख यार दोस्तों लेफ्ट साइड से रहा हूँ। बाएं से दाईं ओर, बाएं से दाईं ओर, बाएं से दाईं ओर लिखी जाती है। बाएं से दाईं ओर लिखी जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद
हिंदी, संस्कृत, नेपाली, मराठी, गुजराती भाषा की लिपि है। तो ये देवनागरी की लिपि में हिंदी, संस्कृत, नेपाली, मराठी, गुजराती सब किसमें लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में। इसके बाद प्राचीन नाम नागरी, प्राचीन नाम नागरी लिपि भी है। इसका प्राचीन नाम क्या है? नागरी लिपि भी है। तो ये आपको ध्यान रखना। हाँ, क्लास, जी बैक कीजिए आप, जिसकी क्लास लाइव नहीं हो रही है ना, वो एक बार बैक कीजिए, ठीक है? तो बिल्कुल एक बार आप बैक चले जाइए, अपने फ़ोन को दोबारा से फ़ोन में अपना पासवर्ड भरिए, जो भी आपका पासवर्ड है या जो भी आपने उसका सिस्टम लगाए, ऐप को दोबारा से खोलना। पहले एक बार आपको अपनी चीज़ों को बंद कर देना है बैक में जाके, उसके बाद में दोबारा से रिस्टार्ट करोगे तब आपकी क्लास स्टार्ट होगी, ठीक है? जी। वेरी गुड। तो मैं चेक करवा लेता हूँ एक बार। जी, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, एक सेकंड। जिसमें 9 पे पैसे चला गया थी, उसमें चला दो पुराना मैसेज। पता नहीं कहाँ कहाँ चला, तभी तो दिक्कत आ गया या? जी, प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुई। दोबारा से एक बार सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, आप एक बार कमेंट कीजिए अगर आपकी क्लास में कोई इशू नहीं है, ऑडियो वीडियो अगर क्लियर है और सब कुछ। जी, एरर दिखा रहा है। एरर उन्हीं को दिखाएगा जो बैक नहीं गए अभी। कोई इशू नहीं, ठीक, आगे बढ़िए। तो ब्राह्मी लिपि, इसके बाद देवनागरी की लिपि। हम जो ये लिख रहे हैं सब देवनागरी की लिपि में है। हम हिंदी भाषा, संस्कृत, नेपाली, मराठी, गुजराती को किस लिपि में लिख पाते हैं? देवनागरी की लिपि में। क्या खासियत है कि ये लेफ्ट टू राइट चलती है। लेफ्ट टू राइट का मतलब क्या हुआ कि यहाँ LR, ये आपको ध्यान रखना है। ये भी क्या है? LR, लेफ्ट टू राइट। DSSB के बच्चे कह रहे हैं DSSB में चल रही है, कुछ टेक्निकल इशू है, दूर करवाओ, ठीक है जी। चलो, इसके बाद तीसरी जो लिपि है वो है खरोष्टी लिपि। खरोष्टी लिपि। तो खरोष्टी लिपि कौन सी है? गधे के होठ वाली लिपि। हर कहते हैं गधे को, ओष्ठ कहते हैं होठ को। तो ये क्या हो गया आपका यहाँ? गधे, हर, गधा और ओष्ठ क्या कहलाते हैं? होठ। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे?
गधे के होठ वाली लिपि, गधे के होठ वाली, गधे के होठ की संरचना वाली, गधे के होठ की संरचना संरचना वाली, गधे के होठ की संरचना वाली लिपि। ये क्या है जी आपके खरोष्ठी लिपि, ये क्या है खरोष्ठी लिपि। दूसरा, दाएं से बाईं ओर, दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है, दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है। तो ये कैसे चलती है, ये राइट टू लेफ्ट चलती है, राइट टू लेफ्ट। ठीक है जी, दाएं से बाएं, दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है। इसके बाद तीसरा, अशोक के शिलालेख, अशोक के शिलालेख, शिला मतलब पत्थर, लेख लिखा हुआ जो पत्थर पे लिखा है, अशोक के शिलालेख खरोष्ठी लिपि में, अशोक के शिलालेख खरोष्ठी लिपि में लिखे गए, लिखे गए, अशोक के शिलालेख खरोष्ठी लिपि में लिखे गए। इसके बाद दाएं से बाईं ओर लिखी जाने वाली, दाएं से बाईं ओर लिखी जाने वाली, की जाने वाली सबसे प्राचीन लिपि, सबसे प्राचीन लिपि है। ठीक है, इसके बाद में आपकी अरबी फारसी आई। इसके बाद फिर यहाँ पर फोर्थ जो है आपका वो है अरमाइकी लिपि। अरमाइकी लिपि की क्या खासियत है, अरबी व फारसी भाषा की प्राचीन लिपि क्या है, अरमाइकी। दूसरा, अरब के देश या मुस्लिम देशों में, मुस्लिम देशों में, देशों में प्रयुक्त लिपि क्या कहलाती है, हमारी अरमाइकी लिपि। तो तीसरा, दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है, दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। कैसे लिखी जाएगी दाईं से बाईं ओर, हमें मान के चलो ये लिखना है, तो ये जो आपने देखे हैं ना, ये तो राइट हैंड में पेन है, राइट की तरफ से लिखा है, जबकि देवनागरी को लेफ्ट साइड से लिख रहे थे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। हाँ राजेश जी, मैंने कई बार बोला है, आप सुनते नहीं हो ना आप बात मानते हो। जिन बच्चों ने बैक जाके क्लास को, आप एकदम फोन को अपने बंद कर दीजिए, बंद करके दोबारा से आप क्लास खोलोगे तो चलेगी, अदरवाइज नहीं चलेगी। जब कोई एरर आ जाता है, सीधा सा फंडा है, आप ऐप को बंद कीजिए, दोबारा से अपना लॉगिन पासवर्ड डालिए और उसके बाद में उसको ओपन करके आप अपनी क्लास को आराम से देख लीजिए। तो यहाँ अरब के देश में, मुस्लिम देशों में जो प्रयुक्त हैं, ये आपको ध्यान रखना, जैसे सऊदी अरब है, बाकी जो मुस्लिम कंट्री है, उसकी जो प्राचीन लिपि है सबसे, उसका नाम था अरमाइकी लिपि। ठीक है, तो अरबी फारसी भाषा की प्राचीन लिपि यही है, ये आपको ध्यान रखना है। इसी लिपि में अरबी फारसी भाषा विकसित हुई है। इसके बाद है यहाँ पर फोर्थ, अरबी फारसी भाषा का विकास, अरबी फारसी भाषा का विकास
अरमाइकी लिपि में हुआ है। अरमाइकी लिपि में, अरमाइकी लिपि में हुआ है। तो ये क्या है जी, आपकी 4 लिपि। इसके बाद है आपकी रोमन लिपि। 5वां क्या है आपकी, रोमन लिपि। ग्रीक व लैटिन भाषा की प्राचीन लिपि क्या है, ग्रीक व लैटिन भाषा की प्राचीन लिपि। ग्रीक व लैटिन लिपि, ग्रीक व लैटिन लिपि की जननी क्या है, रोमन लिपि है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। बाएं से दाईं ओर लिखी जाती है, बाएं से दाईं ओर लिखी जाती है, बाएं से दाईं ओर लिखी जाती है। तीसरे, अंग्रेजी, स्पेनिश, फ्रेंच, इटालियन, अंग्रेजी, स्पेनिश, फ्रेंच, इटालियन भाषा की लिपि, भाषा की लिपि है। अंग्रेजी, स्पेनिश, फ्रेंच, इटालियन भाषा की ये क्या है, लिपि है। इसके बाद यूरोप के देशों में प्रचलित सबसे प्राचीन लिपि, सबसे प्राचीन लिपि है।
अब आपसे पूछेगा अंग्रेजी की लिपि बताइए, तो रोमन लिपि है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये ग्रीक व लैटिन लिपि की जननी है, बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। ठीक है, रोमन लिपि, अंग्रेजी, स्पेनिश, फ्रेंच, इटालियन, इन सब की लिपि यही है। जैसे हमारी ब्राह्मी लिपि प्राचीन लिपि मानी जाती है, ऐसे ही यूरोप की कंट्री में सबसे प्राचीन लिपि रोमन लिपि है। हालांकि आज के टाइम में हम अंग्रेजी को दो अलग अलग लिपियों के रूप में प्रयुक्त कर रहे हैं, एक ग्रीक है, एक लैटिन है। अमेरिका में जो प्रयुक्त है अंग्रेजी वो लैटिन में है, और जो इंग्लैंड ब्रिटेन में है वो ग्रीक लिपि में अंग्रेजी लिखी जाती है। तो प्राचीन भाषा और लिपि हमेशा परिवर्तित होती रहती है, बदलती रहती है। इसलिए कहा भी जाता है कोस कोस पे बदले पानी, चार कोस पे वाणी। तो केवल वाणी ही नहीं बदलती, लिपि भी समय के साथ साथ अपने रूप को परिवर्तित कर लेती है। जैसे प्राचीन समय में रोमन लिपि थी, तो उसका आधुनिक रूप ग्रीक और लैटिन के रूप में। प्राचीन समय में ब्राह्मी लिपि थी, उसका आधुनिक रूप हम देवनागरी लिपि के रूप में प्रयुक्त कर रहे हैं। इसके बाद प्यारे दोस्तों, यहाँ छठा जो है वो है हमारा गुरुमुखी लिपि। कौन सी है? गुरुमुखी लिपि। और इसके बाद सातवां जो है हमारा गुरुमुखी लिपि के बाद में यहाँ है ब्रेल लिपि। क्या है जी? ब्रेल लिपि। गुरुमुखी लिपि का जो हम प्रयोग करते हैं वो पंजाबी में करते हैं, पंजाबी भाषा की, पंजाबी भाषा की, पंजाबी भाषा की ये लिपि है। ब्रेल लिपि का जो प्रयोग करते हैं ये लुइस ब्रेल के द्वारा, लुइस ब्रेल के द्वारा विकसित लिपि है, लुइस ब्रेल के द्वारा विकसित लिपि। और दूसरी चीज आपको ध्यान रखना है, ये अंधों अर्थात ब्लाइंड के लिए है। ये क्या है? अंधों के लिए। ये है अंधों की लिपि। तो अंधे जो व्यक्ति होते हैं इसी लिपि से ही वे, ठीक है प्यारे दोस्तों, चीजों को पढ़ पाते हैं। तो ये ब्रेल लिपि किसके द्वारा ली गई? लुइस ब्रेल के द्वारा। इसके बाद में फिर आप पढ़ते हो अरबी लिपि के बारे में। आठवां क्या है आपका? अरबी लिपि। अरबी लिपि क्या है? उर्दू की आधुनिक लिपि है। उर्दू भाषा की, उर्दू भाषा की आधुनिक लिपि क्या है आपका? अरबी है। क्या खासियत है जी? पहले अरमाइका थी प्राचीन, उसी अरमाइका से क्या बन गई? आपकी अरबी बन गई। ठीक है, दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है, दाएं से बाईं ओर, दाएं से बाईं ओर, दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है, दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है। तो इन 8 लिपियों के बारे में अब तक क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं। इनसे बाहर आपका लिपि से संबंधित क्वेश्चंस नहीं आएगा। अगर लिपि के बारे में सारी जानकारी आपने ले ली है, चीज़ों को समझ लिया है, तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। इसके बाद इसी का ही दूसरा टॉपिक हमारा है भाषा परिवार। तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है, एक पहला टॉपिक लिपि था और दूसरा है भाषा परिवार। तो आपको ध्यान रखना है, हम भारत में दो भाषा परिवार, दो भाषा परिवार की भाषाएं प्रयुक्त होती हैं। तो भारत में दो भाषा परिवार की भाषाएं प्रयुक्त होती हैं। इनमें से दो भाषा परिवारों में एक है बहारूपीय भाषा परिवार, बहारूपीय भाषा परिवार। तो जो ये बहारूपीय भाषा परिवार है, इस बहारूपीय भाषा परिवार के अंतर्गत क्या आती हैं जी? इसके अंतर्गत हमारी हिंदी है, संस्कृत है और अंग्रेजी भाषा। हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी भाषा आपकी बहारूपीय भाषा परिवार में है। बहारूपीय भाषा परिवार की पहचान क्या है? भारत और यूरोप में प्रयुक्त, भारत व यूरोप में
भारत व यूरोप में प्रयुक्त भाषा, भारत व यूरोप में प्रयुक्त भाषा इसके अंतर्गत आती है। इसके भारत व यूरोप में प्रयुक्त भाषा इसके अंतर्गत आती है। दूसरा जो भाषा परिवार है हमारा, वो है द्रविड़ भाषा परिवार। द्रविड़ या द्राविड़, द्रविड़ या द्राविड़ भाषा परिवार, द्रविड़ या द्राविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत हमारी जो भाषाएं आती है, इसके अंदर है तमिल, तेलुगु, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। इन 4 भाषाओं को इसमें प्रयोग किया जाता है। दक्षिण भारत के जो राज्य हैं, दक्षिण भारत के राज्य में प्रयुक्त भाषा द्रविड़ भाषा परिवार की है। द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। भाषा परिवार के द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये क्या है जी? आकाशदीप, प्रणाम गुरुदेव, चरण स्पर्श। आपने हिंदी के विषय को सबसे आसान बना दिया। अभी कुछ देखा ही नहीं है जी आपने। आकाशदीप जी, अभी तो फिल्म बाकी है, अभी तो ट्रेलर चल रहा था। ठीक है, अभी बाकी जो बचे हुए टॉपिक है सारे सामने आने दो। ठीक है, ठीक है जी। जी जी, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है दक्षिण भारत और उत्तर भारत। उत्तर भारत में हम हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत इन सब का प्रयोग करते हैं। हालांकि संस्कृत का प्रयोग दक्षिण भारत में भी होता है, लेकिन दक्षिण भारत की मूल जो भाषा है अपनी और उनकी जो पहचान है, और आंध्र प्रदेश जो कि भाषा के आधार पर ही एक अलग राज्य बना था, तो उसमें प्यारे दोस्तों हम तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम का प्रयोग करते हैं। तो तमिल इसके अंतर्गत जो बोली जाती है, आपको ये ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों, तमिल जो बोली जा रही है वो तमिलनाडु में बोली जा रही है, तमिलनाडु में। ठीक है, इसके बाद तेलुगु जो बोली जा रही है वो आंध्र प्रदेश में बोली जा रही है। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कन्नड़ जो बोली जा रही है, कन्नड़ वो कर्नाटक में बोली जा रही है। कन्नड़ क्या है? कर्नाटक में बोली जा रही है। और मलयालम जो बोली जा रही है, मलयालम वो बोली जा रही है केरल के अंदर। मलयालम क्या है? केरल में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो तमिल कहाँ है जी आपकी? तमिल तमिलनाडु के अंदर है। तेलुगु कहाँ? आंध्र प्रदेश में है। कन्नड़ कहाँ? कर्नाटक में है। मलयालम केरल। मलयालम एक ऐसा शब्द है, आप आगे से लिख लो या पीछे से लिख लो, वो समान ही लिखा जाएगा, उसका उच्चारण समान होगा। तो एकमात्र ऐसा शब्द मलयालम, आगे पीछे से कहीं से भी शुरू करोगे उच्चारण समान रहेगा। ये है आपके भाषा परिवार, और वो भाषा परिवार है 2। हालांकि इसके अलावा बहुत सारे भाषा परिवार है। तिब्बत भाषा परिवार है, ऑस्ट्रिया भाषा परिवार है, चाइनीज भाषा परिवार, तो बहुत सारे भाषा परिवार है। लेकिन मुख्य रूप से 2 भाषा परिवारों की जो भाषाएं हम भारत में प्रयोग में लाते हैं, उन्हीं से आपका क्वेश्चन बनता है। इसके बाद है फिर भारतीय संविधान में हिंदी। ये है जी आपका तीसरा सेक्शन। और इसमें क्या पढ़ेंगे आप? भारतीय संविधान या संविधान की दृष्टि में हिंदी। ठीक है, संविधान की दृष्टि, संविधान की संविधान की दृष्टि, संविधान की दृष्टि में हिंदी। संविधान की दृष्टि में हिंदी क्या है? संविधान की दृष्टि में हिंदी है, यहाँ आपको ध्यान रखना है, जो भारतीय संविधान का जो भाग है
भाग 17 है, ठीक है, हिंदी भाषा की चर्चा करता है। हिंदी के प्रचार व प्रसार, हिंदी के प्रचार व प्रसार, ठीक है, हिंदी के प्रचार व प्रसार के लिए, प्रचार व प्रसार के लिए संघ व राज्य, संघ व राज्य, संघ व राज्य की भूमिका के बारे में बताता है। इसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन आपका बनेगा वो बनेगा अनुच्छेद, अनुच्छेद, अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 343 से 351 तक ये केंद्र व राज्य सरकार की भूमिका को तय करते हैं, ठीक है, भूमिका भाषा की, हिंदी के संदर्भ में, भाषा के संदर्भ, भूमिका भाषा के संदर्भ में। तो भाषा से संबंधित जो अनुच्छेद है वो क्या है आपके 343 से 351। दूसरा आपको ये ध्यान रखना है 343 के अनुसार ही अनुच्छेद 343 अनुच्छेद के अनुसार ही हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया, हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला। अब ये हिंदी या जीएस में किसी न किसी एक में पूछा जाएगा, हिंदी में नहीं आया तो जीएस में आएगा, जीएस में नहीं आया तो हिंदी में जरूर आएगा। वो टॉपिक है आपका हिंदी व अन्य भारतीय भाषाओं वाला, ठीक है जी। चलो, तो इसके बाद प्यारे दोस्तों फिर यहाँ से क्वेश्चन बनेगा हमारा तीसरा, तीसरा क्या बनेगा, अनुसूची। अनुसूची कौन सी है, 8वीं, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची है। और इस 8वीं भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची 1949 ईस्वी में, 1949 ईस्वी में 8वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची में केवल 14 भाषा, 14 भाषा ही थी। दूसरा, वर्तमान में अर्थात 2025 में 22 भाषाएं शामिल हैं। इस सूची में, इस 8वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं, 8वीं अनुसूची में 22 भाषा। तो ये क्या है जी, वर्तमान में 2025 में 8वीं अनुसूची में 22 भाषा को मान्यता मिली। तो फिलहाल कितनी है वर्तमान में, 22 भाषाएं। क्लियर, तो ये आपको ध्यान रखना है।
भाग 17 के हिंदी के प्रचार व प्रसार के लिए संघ व राज्य की भूमिका तय करता है। अनुच्छेद 343 से 351 भाषा से संबंधित अनुच्छेद है, जिसमें अनुच्छेद 343 जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये ही हिंदी को राजभाषा का दर्जा देता है। 1949 जब हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला था, 14 सितंबर 1949 को, उस समय 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त जो भाषा थी, जिनको भाषा का दर्जा दिया गया था, वो केवल और केवल 14 थी। लेकिन वर्तमान 2025 के अंतर्गत, ठीक है, 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषा को मान्यता मिली है। क्लियर? ये तो था भाग, अनुच्छेद और अनुसूची से संबंधित क्वेश्चंस। इसके बाद 4th क्वेश्चन यहाँ से जो बनेगा हमारा, वो बनेगा तिथि, क्या है जी? 14 सितंबर और 10 जनवरी। ये दो तिथि अपने आप में फेमस है, ये आपको ध्यान रखना है। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस, जो कि भारत के अंदर मनाया जाता है, इसको हम हिंदी दिवस भी कहते हैं। और 10 जनवरी को जो मनाया जाता है दोस्तों, वो है अंतरराष्ट्रीय, वो क्या है? अंतरराष्ट्रीय या विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी, अंतरराष्ट्रीय या विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी। इसके बाद 5वां जो क्वेश्चन बनेगा, वो बनेगा सन। तो सन इसके अंतर्गत आपको ध्यान रखना है यार दोस्तों, 14 सितंबर 1949 ईस्वी फेमस है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये जो 14 सितंबर 1940 है, इसमें हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला, हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला, हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला। लिपि देवनागरी निर्धारित की गई, लिपि देवनागरी को मान्यता दी गई, लिपि देवनागरी की लिपि को मान्यता दी गई, देवनागरी लिपि को, देवनागरी की लिपि को मान्यता दी गई। तो हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला, देवनागरी की लिपि को मान्यता दी गई, ये आपको ध्यान रखना है। और मानक रूप खड़ी बोली को माना गया, मानक रूप, भाषा का मानक रूप, भाषा का मानक रूप खड़ी बोली को मान्यता, भाषा का मानक रूप खड़ी बोली को मान्यता दी। यानी कि हिंदी देवनागरी की लिपि में जो लिखी जाती है, वैसे हिंदी की तो अनेक रूप है, राजस्थान में अलग हिंदी है, मध्य प्रदेश बिहार में अलग हिंदी है, उत्तर प्रदेश में छत्तीसगढ़ में हिंदी अलग है, हरियाणा और दिल्ली की हिंदी अलग है, उत्तराखंड और प्यारे दोस्तों हिमाचल प्रदेश में जो हिंदी है वो बाकी राज्यों में नहीं है, लेकिन बोली सब जगह हिंदी जा रही थी, ठीक है, खासकर उत्तर भारत के राज्यों में। तो हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला 14 सितंबर 1949 को, देवनागरी की लिपि को मान्यता दी गई, भाषा का मानक रूप खड़ी बोली को मान्यता दी। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, भाषा का जो मानक रूप है वो क्या है? आपका खड़ी बोली। भारतीय संविधान के द्वारा ये मान्यता है, ठीक है। देवनागरी हिंदी लिखी जाएगी देवनागरी लिपि में, किसी और लिपि में लिखी गई हिंदी को मान्यता नहीं दी गई। राजभाषा का मतलब है सरकारी कामकाज की भाषा, प्रशासन की भाषा, सरकारी कार्यालय की भाषा, तो वो क्या कहलाती है? राजभाषा। तो सन क्या है? 14 सितंबर 1949 ईस्वी इसमें, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद यहाँ पर जो बात आएगी 5 छठा जो क्वेश्चन है आपका,
क्या है? लिपि। तो लिपि क्या है? देवनागरी। किसकी? हिंदी। इसके बाद 7वां जो क्वेश्चन है वो क्या है? मानक रूप। क्या है? मानक रूप। और मानक रूप क्या है? खड़ी बोली। मानक रूप क्या है? खड़ी बोली। ठीक है। इसके बाद 8वां जो क्वेश्चन बना वो बना राजभाषा। वो क्या बना? राजभाषा से क्वेश्चन बना। क्या बना? वो क्या बना? राजभाषा से क्वेश्चन बना। क्या बना? राजभाषा। राजभाषा है यहाँ पे सरकारी कार्यालय की भाषा। सरकारी कार्यालय, सरकारी कार्यालय, सरकारी कार्यालय की भाषा। प्रशासन की भाषा। प्रशासन की भाषा। सरकारी कामकाज की भाषा। सरकारी सरकारी कामकाज। सरकारी कामकाज। सरकारी कामकाज की भाषा। तो ये क्या कहलाएगी? राजभाषा। ठीक है। तो ये थे जी आपके 3 वे बड़े सेक्शन जिनसे बार बार क्वेश्चन इस तरह के आपके पूछे जाते हैं। जैसे कि आपको बताया गया कि इसमें प्यारे दोस्तों हम क्या पढ़ेंगे? लिपि के बारे में, भाषा परिवार के बारे में, भारतीय संविधान में हिंदी। ठीक है। हाँ, डेट 27 है वो कर दीजिए हमने आज। ठीक है, 27 तारीख कर दी। 10:02 हो गए हैं। हिंदी व अन्य भारतीय भाषाओं वाला हमारा हिंदी का सेक्शन चल रहा है और जिसके अंदर हम लिपि, भाषा परिवार, भारतीय संविधान में हिंदी। ठीक है। ठीक है, ये 3 पढ़ चुके हैं। मातृभाषा, राजभाषा, मानक भाषा, त्रिभाषा के बारे में जानेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। प्यारे दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है, सभी दोस्तों को दशहरे की शुभकामनाएं। नवरात्रे चल रहे हैं, नवरात्रे की भी शुभकामनाएं। कल संडे है, कल आपकी क्लास नहीं होगी। मंडे को भी क्लास नहीं होगी। ट्यूसडे यानी कि मंगलवार से आपकी रेगुलर क्लास होगी। ठीक है। बीच में जो क्लास आपकी डिस्टर्ब हुई थी 2-3 दिन, उसमें मेरी तबीयत भी सही नहीं थी, फिर कुछ थोड़ा ज़रूरी काम भी आ गया था, तो उस समय में दूसरे टाइम में अगर कोशिश करता क्लास लेने की, वो भी पॉसिबल नहीं हो पाया। बाकी लोगों की सबकी क्लासें चलती रही, बस 9 से 10 वाला जो सेक्शन था, ठीक है, वो क्लास नहीं हो पाई। तो मंगलवार से आपकी कंटिन्यू क्लास चलेगी। सैटरडे को ही एक्स्ट्रा क्लासें इसलिए दी गई क्योंकि इस सप्ताह आपकी क्लासें कम हुई थी। आगे जो सप्ताह आ रहा है मंडे से प्यारे दोस्तों, उसमें भी आपकी सैटरडे को हम क्लास लेंगे। वो 1 घंटे की क्लास ना लेके 2 घंटे की लेंगे, ताकि जो पीछे क्लास में हमारा छूटा है, ठीक है, वो कवर हो जाए। तो जब जब भी मंडे टू फ्राइडे क्लास नहीं होगी तो मैं सैटरडे को क्लास जरूर लूँगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और कोई भी बच्चा ये ना माने कि क्लास होगी कि नहीं होगी, हमारा ये टॉपिक बचा है, ये कब होगा, वो मेरी जिम्मेदारी है। वो टेंशन आप मुझे लेने दो, आप बिंदास होकर चीज़ों को पढ़िए। देखो, आपका जो भी एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम की डेट से पहले आपका कोर्स होगा। कई बार ऐसा होता है अचानक एग्ज़ाम की डेट आ जाती है और उसमें प्यारे दोस्तों हम हिंदी के कुछ सेक्शनों को फिर रिकॉर्डिंग डलवा देते हैं। तो अगर ऐसी कोई भी नौबत अगर आएगी, तो मेरे बहुत सारे बैच हैं, मैं आज से तो नहीं पढ़ा रहा हूँ, 7 साल से पढ़ा रहा हूँ। और 7 साल में जो भी पढ़ाया है वो सारा का सारा हमारे पास सेव है, स्टोर है। हालाँकि उसकी नौबत नहीं आएगी क्योंकि सारी क्लासें हम लाइव में ही, आपकी चाहे हमें सैटरडे संडे क्लास लेनी पड़े, 1 घंटे की जगह 2 घंटे का सेशन लगाना पड़े, आपके एग्ज़ाम की डेट से बहुत पहले आपका सिलेबस पूरा होगा। ठीक है, आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि अचानक किसी एग्ज़ाम की डेट आ गई हो और हमें रिकॉर्डिंग बैच बच्चों को देना पड़ा हो। ठीक है, उस रिकॉर्डिंग बैच की कोई फीस आपसे नहीं ली जाती है। वो आपकी जो कैटेगरी है लाइव क्लास के साथ रिकॉर्डिंग क्लास की, वो उसमें मेंशन करवा देते हैं। तो फिर आप वहाँ से रोज़ 2-2, 3-3 लेक्चर सुन के अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। यार दोस्तों, हिंदी बाई अनुसार यूट्यूब चैनल पे मैं कंटिन्यू क्लास ले रहा हूँ। इस कैरेबिल स्टेट एग्जाम पे मैं दोबारा से फिर 1 अक्टूबर से क्लास शुरू करूँगा, क्योंकि वहाँ मेरी 10 क्लास हो चुकी है। इसमें मैंने प्रीवियस सारे क्वेश्चन पेपर करवा दिए। अब मैं कैरेबिल स्टेट एग्जाम पे मैं टॉपिक वाइज जाऊँगा और इधर हिंदी बाई अनुसार चैनल पे मैं सेक्शन वाइज जाऊँगा। तो सेक्शन का मतलब ये है कि जैसे आज की मेरी 9 बजे जो क्लास है हिंदी बाई अनुसार यूट्यूब चैनल पे, वो है हिंदी के प्रसिद्ध पुरस्कार व सम्मान। अब उससे क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है, जैसे हिंदी व अन्य भारतीय भाषा 2 से 3 क्वेश्चन हैं।
ऐसे हिंदी के पुरस्कार से 1 से 2 क्वेश्चन होता है। तो एक ही क्लास होगी, 2 घंटे की क्लास होगी, उसमें थ्योरी प्लस क्वेश्चन दोनों ही मैं कराऊंगा और एक ही 2 घंटे की क्लास में आपका पुरस्कार व सम्मान वाला क्वेश्चन तैयार है। तो आज 9 बजे आप लाइव आना ना भूलें, हिंदी बाय रुणसर यूट्यूब चैनल पर शाम को 9 बजे मेरी क्लास रहेगी और उसमें एक ही क्लास में मैं हिंदी के तमाम पुरस्कार व सम्मान को पहले थ्योरी और उसके बाद क्वेश्चन के माध्यम से आपके सामने रखेंगे। बुक पे काम चल रहा है, जो बुक पे काम कर रहा है बेचारा बहुत दूर से आया है, ठीक है। सुबह उसकी मॉर्निंग में 7 बजे ट्रेन पहुंची है, ठीक है, पुरानी दिल्ली, और वो अभी घर पे ही बैठा है। हालांकि उसको मुझे समय देना था, लेकिन आपकी क्लासें नहीं हुई थी, इसकी वजह से मुझे क्लास भी जरूरी थी देनी। तो संडे सैटरडे मैं थोड़ा गाँव में जा रहा हूँ 2 दिन के लिए, उसके बाद मैं वापिस आऊँगा मंगलवार। मंगलवार के बाद आप मंगलवार से आपकी कोई क्लास ऑफ नहीं होगी, मंगलवार से शनिवार आपकी कंटिन्यू क्लासें रहेगी अगले सप्ताह और आगे भी रहेगी। बस उसमें 2 अक्टूबर की छुट्टी होगी, क्योंकि टेक्निकल टीम को अलाउ नहीं होता है ऑफिस में जाना और बिना ऑफिस के ये वर्क नहीं हो पाता है। यूट्यूब पे सेशन आपके कंटिन्यू जारी रहेंगे, बस ये तो मंडे को यूट्यूब पे सेशन नहीं होगा और संडे को नहीं होगा। और वहाँ हम हिंदी के सेक्शन लेंगे, जैसे पहले हिंदी के प्रसिद्ध पुरस्कार हैं, फिर हिंदी के प्रसिद्ध कवि लेखक उनकी रचनाएं हैं, फिर इसके बाद में हम लेंगे हिंदी काव्य को, रस छंद अलंकार, ठीक है, शब्द शक्ति और गुण, इनको एक साथ हम करेंगे। तो साथ के साथ जिसके भी जो डाउट्स होंगे वो डाउट्स भी हम लेंगे क्लास के अंदर, लाइव की जो क्लास चल रही है उसी के अंतर्गत हम वो सारी चीजें पढ़ेंगे। अब इसके बाद इस वाले टॉपिक में हम चर्चा करेंगे प्यारे दोस्तों मातृभाषा, राजभाषा, मानक भाषा, त्रिभाषा के बारे में, भाषा, विभाषा, उपभाषा, बोली और उपबोली के बारे में। सभी दोस्तों को नमस्कार, धन्यवाद। तो दोबारा से फिर मिलता हूँ प्यारे दोस्तों मंगलवार को सुबह मॉर्निंग में 9 बजे और हिंदी बाय रुणसर यूट्यूब चैनल पर शाम को 9 बजे। आज